Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ है जिसमें मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमारा एग्जाम है मैडम ये करा दो। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा कराऊंगी, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स ऑन इट। लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चों, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में एमजीएफ बोल देते हैं। अब क्या चीज़ होती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? देखो बेटा, रैंडम वेरिएबल्स का निकलेगा। ठीक है, तो एमजीएफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग पीडीएफ। अब पीडीएफ सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए मीनिंग, क्योंकि आप पीडीएफ और सीडीएफ दोनों कर चुके हो। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको पता है स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और मैं हमेशा बताती हूँ कि पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। किसी रैंडम वेरिएबल एक्स में प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका है, ये वो है। तो क्वेश्चन में एफ एक्स आपको गिवन होगा। आपको क्या करना है कि आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो इसकी नोटेशन देख लें सब बच्चे पहले की। नोटेशन इसकी क्या होती है? एम स्टैंड्स फॉर मोमेंट। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हो, नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है एक्स। सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखने का मतलब ये है कि मैं रैंडम वेरिएबल एक्स का एमजीएफ निकाल रही हूँ। और ये साथ में लिखना है टी ब्रैकेट के अंदर। टी होता है आपका कोई भी पैरामीटर। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वेयर टी इज अ पैरामीटर। ठीक है, कोई भी पैरामीटर है। तो ये बन गई मेरी एम एक्स टी। इसको ऐसे याद करेंगे, एम एक्स टी। एम मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स का निकाल रहे हैं, और ये टी इज द पैरामीटर। सो एम एक्स टी का फॉर्मूला होता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अंदर देखो ई की पावर टी एक्स। ई की पावर में है दोनों टी एक्स। तो याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से आपको ये शब्द कि एम एक्स टी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। अब बेटा, एक्सपेक्टेशन का क्या मीनिंग होता है? देखो मैंने सिखाया, एक्सपेक्टेशन के साथ जो कुछ भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के अंदर। पहले मैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का बता दूं आपको, ध्यान से सुनिए। ई के साथ जो कुछ भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर, वो तो आ जाएगा पहले इंटीग्रेशन साइन के अंदर, और साथ में आप उसका पीडीएफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन है पीडीएफ मल्टीप्लाई होगा। अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अब इंटीग्रेट कितनी रेंज पे करना है? जितनी रेंज पर आपका एफ एक्स डिफाइंड है। ठीक है, क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है तो रेंज गिवन होगी एक्स की, तो वो एक्स की रेंज के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये डेफिनेट इंटीग्रल की तरह काम करेगा। ऐसा आप तब करेंगे जब ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो। अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल नहीं है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन की जगह कौन ले लेता है? ये सिग्मा का साइन ले लेता है, तो आप समेशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, ई टी एक्स एफ एक्स। दोबारा से सुनेंगे, ई के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तो आ जाएगा अंदर। ठीक है, साथ में पीडीएफ मल्टीप्लाई होगा। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो बाहर सिग्मा का साइन आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना है। क्लियर हो गई बात? मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं आपको। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब होता था कि एक्स जो है डेसिमल्स में वैल्यू ले सकता है। मान लीजिए लिख दिया एक्स लाइंग बिटवीन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी ले सकता है, तो वो है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो x इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हो, इंटीजर वैल्यूज दे रखी हूँ, जैसे x इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लिख दे, तो इसका मतलब 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, पर 1 और 2 के बीच की वैल्यूज नहीं ले सकता, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो सिग्मा का साइन आएगा, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा। और एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है कि ई के मीन मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने का क्या तरीका है समझ लीजिए। एक्सपेक्टेशन के लिए याद रखना है, ई के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो तो अंदर आ जाएगा और साथ में पीडीएफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे ये बात याद रखें, एक्सपेक्टेशन के अंदर टू फाइंड एक्सपेक्टेशन टेक द टर्म इन द ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट में टर्म होगी वो लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पीडीएफ, बस इसको। और अगर कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेट कर दो, और अगर डिस्क्रीट है तो आप सिग्मा का साइन लगा दो। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। 2 3 फॉर्मूले हैं बेटा, दोनों तीनों फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको देखना है किस क्वेश्चन में कौन सा आसान है। अब देखिए, मेरे पास है एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। अब मैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ जा रही हूँ, ये तो बेसिक फॉर्मूला था।
अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स, आप सबको पता है ई की पावर एक्स तो एक सीरीज है जिसकी एक्सपेंशन होती है हमारे पास, ठीक है। देखो ई टू दी पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ये होती है ना। इसको यूज करो। देखो इस x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, टी एक्स लिखा है ना, तो x की जगह टी एक्स ले लो, तो क्या बन जाएगा 1 + टी एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी एक्स का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर टी एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो मैंने ये क्या किया, e की पावर टी एक्स को अंदर एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, कि आपके पास यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, पहले प्रॉपर्टी देख लो फिर उसका यूज देख लेना। देखो प्रॉपर्टी होती है ई के साथ अंदर अगर काफी सारे रैंडम वेरिएबल ऐड हो रहे हैं तो ई सबके साथ अलग अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो EX1 + EX2 + EXN ऐसे बन जाएगा आपका। तो सेम चीज यहाँ पे यूज कीजिए, देखो ये वाली ई जो है सबके साथ हर टर्म के साथ अलग अलग लगा दो, तो E1 प्लस ई ऑफ टी एक्स, फिर ई ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ई मैंने सबके साथ अलग अलग कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब फिर से प्रॉपर्टीज यूज करो। देखो ई ऑफ वन, ई ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ई ऑफ सी होता है ना, तो ई ऑफ वन हो गया 1। और यहाँ पे देखो ई टी और एक्स, टी तो कोई भी एक पैरामीटर था, ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल वाला काम कर रहा होता है। तो टी बाहर आ जाएगा और ई एक्स अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है ई ऑफ सी एक्स इज सी ऑफ ई एक्स। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया ई ऑफ सी एक्स इज सी ऑफ ई एक्स, तो टी बाहर आ जाएगा, ई एक्स अंदर चला जाएगा। ऐसे ही बेटा इसके अंदर देखो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा। सिर्फ रैंडम वेरिएबल को अंदर छोड़िए ई के साथ, बाकी सारी टर्म बाहर निकाल दीजिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन की। अब और आगे चलिए, चलिए देखो ई टू द पावर सॉरी ई एक्स क्या चीज होती है, म्यू1 डैश, यानी कि फर्स्ट मोमेंट, मतलब सॉरी फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी अबाउट एक्स इक्वल टू 0। और ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल टू 0। ई की पावर एक्स आर क्या होता है, आरथ मोमेंट अबाउट जो है 0। तो हमने क्या किया, ई एक्स की जगह म्यू1 डैश लिख दिया, ई एक्स स्क्वायर की जगह म्यू2 डैश लिख दिया, ऐसे ही ई एक्स क्यूब की जगह म्यू3 डैश आ जाएगा। ऐसे ही चलते जाएंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा टी आर बाई आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश प्लस डैश डैश डैश, ठीक है ना, क्योंकि इन्फाइनाइट सीरीज है तो चलता जाएगा। इसका नाम मैंने दे दिया स्टार। तो इसका मतलब मैं एमएक्सटी को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये देखो इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखें तो जनरल टर्म क्या है, टी आर बाई आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश, तो मैंने जनरल टर्म ये लिख दी, सिग्मा का साइन लगा दिया, आर गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो एमएक्सटी का एक ये फॉर्मूला भी होता है। अब इस फॉर्मूले को मैं कब इस्तेमाल करूं, देखो अगर क्वेश्चन में पीडीएफ गिवन था तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, और अगर क्वेश्चन में मोमेंट्स गिवन हो, मान लीजिए म्यू आर डैश क्वेश्चन में गिवन है, मोमेंट्स गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और भी मैं आपको बताऊंगी, कई बार क्वेश्चन में पीडीएफ ही गिवन होता है, फिर भी ये वाला फॉर्मूला ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिसके ऊपर मैंने ब्लॉक बना के लर्न लिखा है। उसमें क्या होता है बेटा, कई बार ना इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आप क्या करो, मोमेंट्स निकाल लो, मोमेंट्स की हेल्प से ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन में करके आपको। चलिए अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन आएगी मेरे पास। देखो mxt का ये फॉर्मूला आ गया, जरा इस स्टार का नाम जिसको मैंने दिया इस इक्वेशन को देखिए। म्यू1 डैश क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ टी। म्यू2 डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। म्यू3 डैश क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब अगर मुझे म्यू1 डैश निकालना पड़ जाए तो मैं सीधा क्या करूंगी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में कोफिशिएंट ऑफ टी फाइंड कर लूंगी, वो मेरा म्यू1 डैश होगा। और आप सबको पता है म्यू1 डैश किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड एक्स, और ई एक्स क्या चीज होती है, मीन। तो मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ यहाँ से कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसका मतलब ये वो फंक्शन है जो मोमेंट्स को जनरेट करके दे। और मोमेंट्स क्या है, म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इसने मोमेंट्स को कैसे जनरेट किया। तो फर्स्ट मोमेंट इसने कैसे जनरेट किया, कि जो इसकी एक्सपेंशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ टी उठा लो तो वो फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा। अब म्यू2 डैश का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी म्यू2 डैश किसका कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो हम बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल उठा लोगे तो आपको म्यू2 डैश मिल जाएगा। और म्यू2 डैश आप सबको पता है ई एक्स स्क्वायर होता है। अब खुद सोचिए आप बच्चों,
अगर आपको ई एक्स स्क्वायर इधर से मिल गया और ई एक्स इधर से मिल गया तो आप वेरिएंस निकाल सकते हो आराम से। वेरिएंस का फॉर्मूला था ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से वेरिएंस भी मिल जाएगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किस काम आ रहा है, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर मोमेंट्स निकालने की है वो दे देता है। मोमेंट्स निकालने का आसान तरीका मुझे मिल जाता है। मोमेंट्स निकाल दिए हमने तो उससे हमें मीन मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा, बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू, ये स्क्यूनेस के कोफिशिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे बेटा जनरलाइज करते जाओ। म्यू थ्री डैश होगा कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल जो कि ई एक्स क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, म्यू फोर डैश होता है कोफिशिएंट ऑफ टी फोर बाई फोर फैक्टोरियल जो कि ई एक्स फोर के बराबर होता है। आप सबको पता है शुरू के चार मोमेंट्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि चार मोमेंट्स जो होते हैं इनकी हेल्प से हम मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस सब कुछ मेजर कर पाते हैं। ठीक है ना, तो स्टैट्स में इन चार मोमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इन चारों को लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर म्यू आर डैश चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ टी आर बाय आर फैक्टोरियल इन एम एक्स टी, और ये किसके बराबर होगा, ई एक्स की पावर आर। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था इसका कि किस तरीके से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मोमेंट्स निकाल पाते हैं। अब एक और चीज़ सीखनी है आपको कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मीन और वेरिएंस और भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे निकाल पाते हैं। देखो जो ये है मेरे पास ये वाली स्टार वाली इक्वेशन जो है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो एम एक्स टी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेने लगे आप, तो क्या आया, वन का डेरिवेटिव जीरो, टी म्यू वन डैश है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करूंगी तो म्यू वन डैश आ जाएगा। टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल म्यू टू डैश है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो टू टी बाय टू फैक्टोरियल म्यू टू डैश। ठीक है, ऐसे आगे की टर्म्स आएंगी। मैंने ये डिफ्रेंसिएशन लिखा, देखो इसका ये लिख दिया मैंने, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया एम एक्स टी को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास ये सब आया। अब इसके अंदर टी को जीरो डाल दो। जब टी को जीरो डालोगे तो आप देखो ये वाली जो टर्म है टू टी बाई टू फैक्टोरियल थ्री टी स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल, इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी सबके पास टी है, वो सारे तो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये म्यू वन डैश बचेगा। और म्यू वन डैश क्या होता है, मीन होता है। तो हमें पता चला कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल का एम मेरे पास हो और मुझे उसका मीन निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, जो भी फंक्शन दे रखा होगा एम एक्स टी उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो और टी को जीरो डाल दो, आपको मीन मिल जाएगा। क्लियर हो गई। अब क्या करो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन आ गई वन वाली, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे ना, एम एक्स टी का सेकंड डेरिवेटिव लीजिए। देखो अब ये म्यू वन डैश कॉन्स्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। इधर से क्या आ जाएगा, टू से टू फैक्टोरियल कट जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, म्यू टू डैश मिलेगा। ऐसे इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू टी आ जाएगा, तो ऊपर बन गया सिक्स और नीचे भी बन गया सिक्स, और ये आ जाएगा म्यू थ्री डैश। ऐसे आगे की टर्म्स में टी आ जाएगा। तो आप इसको देखो, यहाँ पे आपने एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया। अब आप इसमें फिर से टी को जीरो डाल दो तो आपको यहाँ पे सिर्फ म्यू टू डैश बचेगा, बाकी सम टर्म के साथ टी की एक ना पावर जरूर होगी तो वो सब जीरो हो जाएंगे। तो मुझे क्या पता चला कि म्यू टू डैश यानी कि म्यू टू डैश होता है ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है, आपकी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एम जी एफ विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जनरलाइज इसको किया तो क्या बना, म्यू आर डैश क्या होगा, आर एथ डेरिवेटिव। तो मतलब जिस ऑर्डर का मोमेंट आपको चाहिए हो उतनी बारी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और टी को जीरो डाल दीजिए। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया एम जी एफ, मोमेंट्स निकालने का तरीका। तो मैंने तीन तरीके सिखाए हैं आपको जिससे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन या तो यूज होता है या निकलता है। देखिए सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन, एम एक्स टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। फिर दूसरा है एम एक्स टी मोमेंट्स की, अगर क्वेश्चन में मोमेंट्स गिवन हो या आपको मोमेंट्स निकालने हो तो आप कैसे करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, टी आर बाय आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश और इसका समेशन। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर ना बेटा ये वाला फॉर्मूला जो डेरिवेटिव वाला है ना, ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में हमें मीन और वेरिएंस निकालने हो। ठीक है, तो मीन वेरिएंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके अंदर कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिला हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो टी को जीरो, यहाँ पे टी आएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करो टी को जीरो डाल दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, टी को जीरो डाल दो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव होगा तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो ई एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वेरिएंस कैसे निकलेगा। वेरिएंस के लिए पहले ई एक्स स्क्वायर निकाल लो,
फिर ये EX जो होगा आपका मीन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका वेरिएंस निकल जाता है। क्लियर? तो इन तीनों फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से बेटा लर्न कर लेना, यही क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इन्हीं तीन फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द पीडीएफ दिस। ये पीडीएफ आपको दे रखा है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में ये डिसाइड किया करो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस है। तो आप यहाँ देख रहे हो r इक्वल टू 1 2 3 करके लिखा हुआ है, तो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, तो ये डिस्क्रीट है। ठीक है, तो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले तो आप यही आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको निकालना है mgf। अब mgf निकालने के लिए मुझे सबसे पहले mgf की नोटेशन लिखनी है। ठीक है, mxt। और मैंने इसका फॉर्मूला आपको याद कराया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ etx। और मैंने क्या कहा, अगर डिस्क्रीट है तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है वो लिखो, साथ में पीडीएफ लिख लो। अगर डिस्क्रीट है तो सिग्मा का साइन लगा लो, कॉन्टिन्यूस होता तो इंटीग्रेट कर लो। दूसरी बात बेटा ये देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ etx, जब तक एक्सपेक्टेशन में लिखो तो कैपिटल एक्स लिख लो, जब उसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो अंदर हम उसको स्मॉल एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ई टी। अब आपके पास यहाँ पे एक्स। अब ये पीडीएफ देखो आपको क्या गिवन है, पीडीएफ देखो मुझे गिवन है, ये रहा मेरा पीडीएफ। क्या चीज है ये, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। तो मैं r की जगह ना x लिख रही हूँ, क्योंकि मैं x से जरा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मेरा बन गया qx माइनस 1 इंटू पी। ठीक है, तो ये है मेरा स्मॉल fx। ठीक है ना, px मतलब जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको दे रखा था वो पीडीएफ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p qx माइनस 1। क्लियर हो गई बच्चों बात? ये तो मेरा पीडीएफ डल गया। अब इसमें x की रेंज क्या दे रखी है, देखो मैंने r की जगह पे x कर लिया, x मुझे क्या दे रखा है, 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो मैंने लिख लिया x इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया mgf निकालने का। बस अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसमें कैसे सॉल्व होगा ये देखो, मैं जरा इसको थोड़ा ठीक करके लिख लूं। देखो p एज इट इज, और आपके पास है qx माइनस 1 और e की पावर tx। मैं एक बार थोड़ा सा ठीक करके लिख लूँ। ठीक है, अब वैल्यूज दो x को वैल्यू दो, x को वैल्यू दी पहली 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, और x को वैल्यू दी 1, तो ये आ जाएगा। फिर x को वैल्यू दीजिए 2। ठीक है, फिर x को वैल्यू दीजिए 3, x को वैल्यू दीजिए 4। एक सेकेंड, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू क्यूब आएगा, है ना, E4T। ऐसे करके ये चलता जाएगा। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो ये P Q E 2T, एनीथिंग टू द पावर 0 था, वो 1 था, मैंने इसलिए लिख लिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या करोगे, P को कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या आ जाएगा, P के साथ ET भी कॉमन निकाल सकती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंदर आ गया 1 प्लस क्यू ई की पावर टी, फिर क्यू स्क्वायर ई की पावर 2t, क्यू क्यूब ई की पावर 3t प्लस डैश डैश। क्योंकि ई की पावर टी कॉमन निकाला तो एक एक पावर कम हो गई ना अंदर। अब आप नीचे अंदर ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया है, ये क्या है, अंदर ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, इट इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कांस्टेंट कॉमन रेशो, सॉरी, एंड कॉमन रेशो क्या है इसके अंदर, सब बच्चे देख सकते हैं आराम से, क्यू ई टी। कैसे पता चली कॉमन रेशो, देखो कोई भी दो सक्सीडिंग टर्म्स जो है, सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करो, देखो इधर क्यू स्क्वायर ई टू टी को क्यू ई टी से डिवाइड करोगे तो क्यू ई टी आ जाएगा, है ना। दूसरी वाली करके देखो, क्यू क्यूब ई 3t को क्यू स्क्वायर ई 2t से डिवाइड करोगे तो क्यू ई टी आ जाएगा। तो हमें मिल गई है जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशो क्यू ई टी। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका सम, और ये इनफाइनाइट है, इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, तो सम क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस आर क्या है मेरे पास, 1 माइनस क्यू ई टी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया ये पी ई टी 1 माइनस क्यू ई टी। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे?
ठीक है, तो ये आ गया मेरा MXT। अब क्वेश्चन में पूछा गया मीन भी निकालिए और वेरिएंस भी निकालिए, तो आप सबको पता है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड देन पुट टी इक्वल टू 0। तो मैं MXT को एक बार डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो 1 माइनस क्यू ई टी स्क्वायर, क्वोशंट रूल लगाएंगे, सिंपल क्वोशंट रूल लगा के आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसमें आप इसको थोड़ा सा तो खोल के लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी एक बार और भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पी क्यू ई टू टी। ठीक है, ठीक लिखा है मैंने? हाँ, तो 1 माइनस क्यू ई टी स्क्वायर, तो ये तो कट ही गया, तो पी ई टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, एम एक्स डैश टी। आप सबको पता है इसमें डेरिवेटिव को निकालने के बाद टी को 0 डालना होता है, तो मैं एट टी इक्वल टू 0 निकालूंगी, तो ई की पावर 0 आ गया। यहाँ पे सबको पता है ई की पावर 0 1 होता है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में जरा आपको बता दूं, मैंने ऊपर लिखा नहीं था, बट आपका जो होता है ना, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं लिख देती हूँ, चलो क्वेश्चन में ना, यहाँ पे टेक P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये P प्लस क्यू जो होता है 1 होता है आपका इसके अंदर। तो देखो, अब 1 माइनस क्यू क्या हो जाएगा, P, तो 1 अपॉन P मैंने लिख देती हूँ। P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, तो P क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो मेरे पास 1 अपॉन P आ गया। तो मुझे पता चला मीन, या फिर क्वेश्चन में ई एक्स लिख देता, या क्वेश्चन में म्यू वन डैश लिख देता, सबका आंसर क्या है, 1 अपॉन पी। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो जरा, मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को ऊपर से कॉपी कर लूं। मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर आया था बच्चों, पी ई टी 1 माइनस क्यू ई टी स्क्वायर, ये था। अब इसको एक बारी और डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो सब बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो 1 माइनस क्यू ई टी की पावर 4, 1 माइनस क्यू ई टी का स्क्वायर पी ई टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रही हूँ बच्चों, तो 2 1 माइनस क्यू ई टी, और फिर 1 माइनस क्यू ई टी का करोगे तो माइनस क्यू ई टी। ये डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी इसका बेटा। अब इसमें डालिए आप टी को 0। जब इसमें आपने टी को 0 डाला तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस पी ई टी को 0 डाल दिया, ये बन गया। ठीक है, तो 1 माइनस क्यू की पावर 4। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखो इसमें से मैं 1 माइनस क्यू को अगर कॉमन निकाल लूँ तो p, और एक 1 माइनस क्यू अंदर रह गया, माइनस माइनस प्लस 2pq अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर 4। ठीक है, तो नीचे 1 माइनस क्यू का क्यूब आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका देखो p माइनस पी क्यू प्लस 2pq। ठीक है, तो ये बना p प्लस पी क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू का क्यूब। 1 माइनस क्यू होता है पी क्यूब, p ऊपर कॉमन आ गया, नीचे अंदर आ गया 1 प्लस क्यू। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व करके बच्चों क्या आ गया, 1 प्लस क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ये क्या निकला है, ये निकला है म्यू टू डैश, यानी कि ई एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव देता है आपको सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो म्यू टू डैश निकल गया मेरा। अब मुझे निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस होता है बच्चों ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर है 1 प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर, और ई एक्स बच्चों मेरा आया था 1 अपॉन पी। ठीक है, तो 1 अपॉन पी का स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस क्यू माइनस 1, ये कट गया इससे, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों मेरा वेरिएंस एक्स। तो अगर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करे हुए होंगे बच्चों ने, तो आपको पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने निकाला है आज। क्लियर हो गई बच्चों बात की किस तरीके से हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ये निकालते हैं, राइट? और देखिए क्वेश्चंस बच्चों, और क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको। देखो ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड एमजीएफ
ऑफ द रैंडम वेरिएबल हुज मोमेंट्स आर, जिसके मोमेंट्स हैं म्यू आर डैश इक्वल टू आर प्लस 1 फैक्टोरियल 2 मोमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, आपको जो है पीडीएफ गिवन नहीं है क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? तो मोमेंट गिवन है तो एमजीएफ निकालने के लिए मोमेंट वाला फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो क्या था, टी आर अपॉन आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश, आर गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, ये लो। ये देखना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ मुझे फायदा देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए, राइट। अब इसमें आर को वैल्यू दो। देखो तो पहला आपको वैसे भी पता है आपको कि 1 से स्टार्ट होती थी, नहीं तो आर को 0 डाल के देखो एक बारी। तो आर को 0 डालोगे, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 सब कुछ करके आपके पास ये आ जाएगा। फिर आर को 1 डालिए, ये आ जाएगा। फिर आर को 2 डालिए, थोड़ी सी टर्म्स जरूर कैलकुलेट कर लिया करो बच्चों। 2 + 1 3 फैक्टोरियल, आर को क्या डाला है मैंने 2, टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 क्यूब। ऐसे चलता जाएगा। थोड़ा सा देखिए जरा, कोई जानी पहचानी सीरीज बन रही हो मेरे पास। तो ये बना 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 इंटू 2t बन गया। फिर ये देखो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि नीचे वाले 3 से कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, ये देखो इसके अंदर 2t का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही देखो 4 फैक्टोरियल है, दिस 4 इज एक्चुअली 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो नीचे वाले 3 से कट गया, 4 बच गया और 2t का क्यूब बच गया। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास चलती जा रही है ये सीरीज। क्लियर हो गई? तो mxt मेरे पास ये आ गया। अब आप ये देखो, फिलहाल तो मुझे ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं लग रही है, बट ये क्या है, इट इज एन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब अर्थमेटिक का भी पोर्शन ले रही है और ज्योमेट्रिक का भी लग रही है। अगर थोड़ा सा 12th की मैथ्स याद हो, या 11th में या 12th में जब भी आपने एजीपी सीरीज करी होगी, तो मैंने क्या किया बेटा, इसका टोटल निकालना है ना, तो मैंने इसको एस मान लिया। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे देखो इसको कैसे टोटल करेंगे। देखो 2 इंटू 2t है, फिर 3 इंटू 2t स्क्वायर है। देखो अगर ये सिर्फ 2t स्क्वायर 2t क्यूब होता तो आराम से हो जाता। ये 2 3 4 प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो यहाँ से मुझे पहचान हुई कि ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं नीचे करा देती हूँ। मैंने इसको मान लिया, लेट एस इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू 2t प्लस 3 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2t क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये है। आप क्या करो इसको, इसके अंदर जो कॉमन रेशो दिख रही है ना आपको, सिर्फ ज्योमेट्रिक पोर्शन की, तो यहाँ पे 2t, यहाँ 2t स्क्वायर, यहाँ 2t क्यूब, तो कॉमन रेशो 2t दिखाई दे रही है ना। इस पूरी एक्सप्रेशन को 2t से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब 1 को 2t से करूंगी तो 2t आ जाएगा ना, उसको यहाँ ना लिख के इसके नीचे लिखना, 2t के नीचे। फिर ये 2 इंटू 2t है, इसको जब आपने 2t से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2t स्क्वायर, तो उसको इसके नीचे लिखिए। ठीक है, फिर ऐसे ही इस वाले को जब करेंगे तो यहाँ पे 2t क्यूब आएगा, तो 2t क्यूब वाले को क्यूब के नीचे लिखना, और 3 कोफिशिएंट है, ये ऐसे चलता जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा s कॉमन 1 माइनस 2t, दोनों एक्सप्रेशंस माइनस करी, 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब ये देखो 2 इंटू 2t में से 2t माइनस करेंगे तो एक 2t बच जाएगा। ऐसे ही देखो इधर 3 इंटू 2t स्क्वायर और इधर है 2 इंटू 2t स्क्वायर, तो 3 में से 2 माइनस होंगे तो एक 2t स्क्वायर बच जाएगा। फिर बच जाएगा एक 2t क्यूब डैश डैश डैश। तो मेरे पास ये अब क्या बन गई, इट इज नाउ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो भी आप बोलते हो जीपी। ठीक है, विद कॉमन रेशो 2t, ये अब कॉमन रेशो 2t आ गई। तो मेरे पास आ गई एक्सप्रेशन s इंटू 1 माइनस 2t। अब इनफाइनाइट जीपी है ये, तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है कॉमन रेशो 2t। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट बनी, इट इज नाउ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a होती है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, और r है आपका 2t, तो ये आ गया 1 माइनस 2t। ठीक है, तो s क्या निकल आया, इस 1 माइनस 2t को नीचे उतार लो, 1 माइनस 2t स्क्वायर। तो मेरा mxt, s मैंने किसको मान लिया था, mxt को ही मान लिया था ना,
तो मेरा एम एक्स टी क्या आ गया 1 माइनस 2t इंटू होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से आप जो है ये निकाल सकते हैं, अगर मोमेंट्स गिवन हो तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है एफ एक्स क्वेश्चन में 1/2 रूट एक्स गोइंग फ्रॉम 0 to 1, 0 एल्सवेयर। ठीक है, ये गिवन है। आपको निकालना है एम जी एफ, ऑब्टेन एम जी एफ एंड मीन कॉमा वेरिएंस, दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस है। ये देखो, आप सब बच्चे देख सकते हैं कि x 0 से 1 पे दे रखा है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले रहा है, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए एम एक्स टी निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। और मैंने क्या सिखाया है आपको कि अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो ब्रैकेट में जो लिखा है उसको अंदर ले जाओ, साथ में पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट तो 0 से 1 के अंदर होगा क्योंकि क्वेश्चन में 0 से 1 में डिफाइन है, बाकी सब जगह 0 है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करने लगी तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो बेटा, इसकी ना इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा होगा बाई पार्ट्स लगा लोगे, बट ये जो है ना खत्म नहीं होगा, ये बाई पार्ट्स लगने से इतनी आसानी से इंटीग्रेट हो नहीं रहा। ठीक है, वी फाइंड दैट इट इज, करके देख लेना, अगर हो जाए तो आंसर निकाल लेना। वी फाइंड दैट इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा लगने लगे कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, डिफिकल्ट हो गई इंटीग्रेशन, ठीक है, सो वी यूज अनदर फॉर्मूला, सो वी टेक द हेल्प ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स की हेल्प से निकालेंगे इसको। दैट इज, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स टी इज इक्वल टू टी आर बाई आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश, आर गोइंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मूला है। अब ये मत सोच लेना कि मैडम ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आएगा। नो, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर होता है। ठीक है, ये तो एम एक्स टी का फॉर्मूला तो यही है। तो अब हम पहले वी फर्स्ट फाइंड म्यू आर डैश। ठीक है, म्यू आर डैश निकाल लो। म्यू आर डैश का क्या मीनिंग होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर आर, सबको मालूम है ये बात। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन कैसे निकलती है उसके लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है कि ई के साथ जो कुछ भी है उसको तो अंदर ले जाओ। ठीक है, फिर साथ में पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की रेंज आपको 0 से 1 ही दे रखी थी। ठीक है, तो x आ गया 0 to 1, x टू दी पावर r, एफ एक्स है 1/2 √x dx। इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है मेरे लिए। तो देखो 1/2 x की पावर r माइनस 1/2 बच गया। ठीक है, तो 1/2 x की पावर r माइनस 1/2 प्लस 1, और अंदर आ जाएगा r माइनस 1/2 प्लस 1। ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं, सब बच्चों को इंटीग्रेशन तो आती है। ठीक है, तो ये क्या बना, x की पावर r प्लस हाफ अपॉन, ये नीचे क्या बना बेटा, r प्लस हाफ ही बन गया ना, तो r प्लस हाफ। ठीक है, और लिमिट लेंगे 0 to 1, x की वैल्यू डाल दो 1, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन दिस, और x की वैल्यू 0 डाली तो ये खत्म हो गया। सब बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रल आता है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये बन गया बच्चों मेरे पास 2r प्लस 1, और ऊपर चला गया 2, इससे कैंसिल 1/2r प्लस 1। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला बना म्यू आर डैश का, वो बन गया 1/2r प्लस 1। तो मेरा एम एक्स टी क्या आ जाएगा बच्चों, माई एम एक्स टी विल बी टी आर अपॉन आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश, यही होता है। बस इसमें वैल्यू डाल दो इसकी, आर गोइंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, टी आर अपॉन आर फैक्टोरियल 1/2r प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे कराया था, अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। देखो आर को वैल्यू देनी शुरू करो, आर को वैल्यू दी 0 तो 1 आ गया, आर को वैल्यू 1 दी तो ये बना 2 + 1 3, आर को 2 वैल्यू दी, फिर आर को 3 वैल्यू दी। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा ये सब। अब मुझे निकालना है मीन वगैरह, तो अब देखो डिफरेंशिएट करने की गलती मत करना, क्योंकि अब ये अपने आप में आपके पास टी स्क्वायर टी क्यूब वाली फॉर्म आ गई है। तो मीन यानी कि μ1 डैश यानी कि ई एक्स, ये किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी इन एम एक्स टी।
ठीक है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ टी डायरेक्ट उठा लो 1/3, ठीक है। फिर ई एक्स स्क्वायर यानी कि म्यू टू डैश किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इन एम एक्स टी। तो जब भी बेटा एम एक्स टी की एक्सपेंशन इस फॉर्म की आ जाए टी आर बाय आर फैक्टोरियल टाइप में, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट उठा लो, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 5, तो ये किसके बराबर हुआ, 1/10 के बराबर हो गया ना। 2 फैक्टोरियल इज 2 और ये आ गया 1/5, ठीक है ना, हाँ यही आएगा। तो ये बना मेरा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल उठाना है, तो 2 फैक्टोरियल नहीं उठेगा, सीधा 1/5, ठीक है। बाई चांस किसी बच्चे को म्यू 3 डैश की जरूरत पड़ जाए, हमें तो जरूरत नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इन एम एक्स टी ले लेना, जो कि क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ऐसे लेना है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, मीन, तो मीन तो आ गया 1/3। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 1/5, और ई एक्स आपके पास क्या था 1/3, ई एक्स तो मीन ही होता है, तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये बना 1/5 माइनस 1/9। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपका 4/45, ठीक है बच्चों। तो मेरे को मीन भी मिल गया क्वेश्चन में और वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स भी मिल गया। क्लियर है बच्चों। बाई चांस आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 निकालो, तो म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश निकाल लेना, फिर कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करके म्यू 3 और म्यू 4 निकालना, ठीक है ना। सबको समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा देती हूँ जरा, यहाँ पर देखिए, ये लास्ट है, वैसे आपको आना चाहिए अब ये, x अगर 0 से x के इसके बीच में है, 2 माइनस एक्स 1 से इसके बीच में 0x, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड एम जी एफ म्यू 1 डैश म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 मोमेंट्स पूछे गए हैं, ठीक है। सब बच्चों को आना चाहिए ये क्वेश्चन, अब अपने आप कर लेना चाहिए आपको। देखो आपको एम जी एफ निकालना है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में दे रखा है, आपको तो कॉन्टिन्यूस है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था ई टी एक्स एफ एक्स, ठीक है। तो फिर ये बनना चाहिए था 0 से 1 ई टी एक्स एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 ई टी एक्स 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब बेटा देखो ये इंटीग्रेशन फिर से डिफिकल्ट लग रही है, खास तौर पे ना बेटा जब ये ऐसे एक्स एफ एक्स जो है इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा हो ना, तो मोमेंट्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगेन वी फाइंड इंटीग्रेशन एज डिफिकल्ट, जिस बच्चे को आती है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन एज डिफिकल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी यूज मोमेंट्स, तो हम वी मोमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स आर निकाल लें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा एक्स आर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो क्योंकि x की पावर आर आती है ना, इसलिए अगर एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो ना, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाती है, इसलिए मैं आपको बार बार ये फॉर्मूला जो है प्रेशराइज कर रही हूँ कि इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये रेंज है 0 से 1 और ये है 1 से 2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है मेरे लिए, 0 से 1 एक्स आर प्लस 1 बन गया, और ये क्या बना 1 से 2 एक्स की पावर आर, ये अलग अलग कर लूँ, माइनस एक्स की पावर आर प्लस 1 1 से 2 डी एक्स। कर लोगे बच्चों आप क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। सिंपल सिंपल इंटीग्रेट करना है, करिए। ये देगा एक्स आर प्लस 2 बाई आर प्लस 2 0 से 1 माइनस 2 एक्स आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 1 से 2 माइनस एक्स आर प्लस 2 बाई आर प्लस 2 1 से 2, ठीक है। सब बच्चों को इंटीग्रेशन समझ आ गई। लिमिट ले लो 1 अपॉन आर प्लस 2, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस, अच्छा इसमें सॉरी एक्स को मैंने डाला पहले 2, फिर x को डाला 1, तो ये आ जाएगा, इधर से आ जाएगा x को डाला 2 और एक बारी डाला x को 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको बेटा सॉल्व कर लेना आप सब बच्चे, मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करके, जितना मैक्सिमम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो ना वो कर लेना,
ठीक है, तो ये आ गया म्यू आर डैश। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो एम जी एफ क्या होगा मेरा, आप सबको पता है टी आर बाय आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश, आर जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये बन गया जीरो टू इन्फिनिटी 4 टू की पावर आर माइनस 2 अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2 टी आर बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें वैल्यूज देनी शुरू कर दो। देखो आर को 1 डाला, फिर आर को 2 डाला, आप डाल डाल के देख लेना बच्चों। ठीक है, टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मैं लिख देती हूँ जो आ रहा है, टी क्यूब बाय, सब ने कुछ नहीं करना, सिर्फ आर को वैल्यूज देनी है। ठीक है, ये लो ये आ गया। अब फिर से आप ये देख रहे हो कि ये इसमें टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टाइप टर्म्स हैं, तो मैं डायरेक्ट मीन वगैरह उठा सकती हूँ। तो म्यू वन डैश हो जाएगा मीन इक्वल टू ई एक्स। मैं सारे फॉर्मूले बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ टी बाय 1 फैक्टोरियल इन एम एक्स टी, कितना है भाई कोफिशिएंट 1, तो मीन तो आ गया 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक। म्यू टू डैश क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या है इसके अंदर 7/6। ठीक है, फिर म्यू थ्री डैश क्या आएगा बच्चों, ई एक्स क्यूब, जो कि कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, किसके बराबर है देखो म्यू थ्री डैश, बोलो 3/2 के। ठीक है, ऐसे ही म्यू फोर डैश होता है ई एक्स की पावर 4, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी 4/4 फैक्टोरियल विच इज 31/50। तो ये सारे मोमेंट्स निकल गए। मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में म्यू टू निकालो। म्यू टू होता है वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, या फिर आपने याद किया होगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, किसी भी तरीके से कर लो। 7/6 माइनस 1, 1 ही आया था ना म्यू वन डैश, तो 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/6। तो ये तो निकल आया बेटा मेरा म्यू टू। ऐसे ही आपको म्यू थ्री डैश निकालना, म्यू थ्री निकालना, म्यू थ्री मांगा ना, तो म्यू थ्री का फॉर्मूला म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश। बेटा अब ये फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे, याद होंगे तो ही कर सकते हो, वरना नहीं। फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैंने लर्न कर मोमेंट्स के चैप्टर में लर्न करना सिखा रखा है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज डाल दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 0 आ रहा है। अब आप देख सकते हो म्यू थ्री 0 है, तो आप यही लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, इसका मतलब। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आपका म्यू थ्री 0 है तो। ठीक, म्यू फोर, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो क्वेश्चन में साथ के साथ पूछ लेंगे आपसे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेचर पूछा है अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप म्यू थ्री 0 आते ही लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। ठीक है, मोमेंट्स तो चाहिए ही, नेचर के लिए होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 4 6 3, यही सिखाया हुआ है, म्यू वन डैश 4। बस इसमें वैल्यूज डाल दीजिए बेटा, सब बच्चे डाल सकते हैं। म्यू फोर डैश है 31/15 माइनस 4, म्यू थ्री डैश है 3/2, म्यू वन डैश है आपके पास 1 प्लस 6, म्यू टू डैश है 7/6, म्यू वन डैश 1 का स्क्वायर माइनस 3, म्यू वन डैश 4 1 की पावर 4। कर लेना बेटा सॉल्व, जो भी वैल्यू आ रही हो लिख देना इसके अंदर। ठीक है, तो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर। बेटा मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मोमेंट्स के अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन एमजीएफ का होगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ही है एमजीएफ का, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो। ठीक है बच्चों, अभी वैसे प्रॉपर्टीज रह रही है एमजीएफ की, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगी। एमजीएफ की प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन आपको करवा दूंगी, कुछ और क्वेश्चंस कराने होंगे तो वो भी करा दूंगी। ठीक है, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।